सभी मित्रों को नमस्कार। जय श्री श्याम। मैं नितिन त्रिपाठी अपने इस YouTube प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई से संबंधित कार्य अच्छी तरह से कर रहे होंगे। आज जो है हमारी क्लास नंबर सिस्टम से शुरू होगी, जिसमें हम संख्याओं के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती हैं, पूर्ण संख्याएं कौन सी होती हैं और परमेय संख्या, अपरमेय संख्याएं, सम संख्याएं, विषम संख्याएं। इन संख्याओं के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। जो इन संख्याओं से संबंधित जो भी प्रश्न बनते हैं हमारी परीक्षा में, उनको हाईलाइट करूंगा। और हम लोगों ने जो अपना उद्देश्य बनाया यूपी पुलिस का, एसएससी सीएचएसएल का, पीईटी एग्जाम का, सुपर टेट का, जो भी जिसने अपना उद्देश्य बनाया है, उस उद्देश्य के लिए आज की क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। इससे संबंधित, इससे रिलेटेड क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं संख्याओं से। तो आइए समय को नष्ट ना करते हुए हम अपने आज की क्लास प्रारंभ करते हैं। देखते हैं सबसे पहले क्या हम पढ़ेंगे आज की क्लास फर्स्ट है हमारी संख्या पद्धति। संख्या पद्धति को नंबर सिस्टम से जानते हैं। तो सबसे पहले हम संख्याओं के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती हैं। देखिए, प्राकृतिक संख्या, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहा जाता है। अब न बात आती है क्या कि गिनती की संख्या कौन सी होती है। तो गिनती हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 5, जहां तक हम पढ़ सकते हैं, वहां तक गिनती की संख्याओं को हम क्या बोलेंगे, प्राकृतिक संख्या। अनंत, यहाँ पे एक इनफाइनाइट का साइन बना देते हैं, अनंत का। तो मतलब इसका है जहां तक हम काउंट कर सकते हैं वहां तक इनको लिख सकते हैं। तो प्राकृतिक संख्या में रूप से कौन कौन सी है, 1 2 3, यानी 1 2 3 4 5, कहाँ तक, अनंत तक। ऐसे ही काउंट करते रहेंगे। वो कौन सी संख्या है, प्राकृतिक संख्या। अब देखिए दूसरी संख्या कौन सी, पूर्ण संख्या। अब बात आती है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, तो देखिए पूर्ण संख्या को हम डिफाइन करेंगे कि गिनती की संख्या में, गिनती की, या लिखो प्राकृतिक संख्या में, प्राकृतिक संख्या में शून्य को शामिल कर लेने पर पूर्ण संख्या हो जाती है, पूर्ण संख्या हो जाती है। आइए देखते हैं कि पूर्ण संख्या कैसे। देखिए यहाँ पे ये गिनती की संख्या है, अगर इनको हम 0 से स्टार्ट करते हैं, 0 1 2 3 डॉट 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 अनंत तक, तो ये कौन सी संख्या है, हो गई पूर्ण संख्या। हमने प्राकृतिक संख्याओं को समझा, 1 2 3 4 5, बस इतना ही याद रखना है। इसे भूल भी जाए तब भी कोई दिक्कत नहीं। मेन पॉइंट ये वाला है कि प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5, पूर्ण संख्या जो 0 से प्रारंभ हो, जो 0 से प्रारंभ हो, जहां तक गिन सके, वो कैसी है, पूर्ण संख्या। अब देखते हैं कि प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, उसके बाद पूर्णांक क्या होते हैं। आइए देखते हैं कि अब जो है पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्याओं को जो है कैसे डिफाइन करेंगे, शून्य सहित धनात्मक एवं ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या के समूह को पूर्णांक संख्या कहते हैं। शून्य सहित धनात्मक एवं ऋणात्मक प्राकृतिक संख्याएं जो है, उनके समूह को क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। देखिए जैसे एग्जाम्पल, जैसे हमारे पास लिखा है -4 -3 -2 -1। अब यहाँ क्या आएगा, 0। अब यहाँ पढ़ा दीजिए 1 2 3 और 4 डॉट डॉट डॉट, यहाँ भी इसके आगे डॉट डॉट लगा सकते हैं। ये समूह जो दिया गया है, ये समूह क्या है, ये समूह पूर्णांक संख्याओं का समूह है, जिसमें शून्य संख्या भी शामिल है। यहाँ पे क्या बताया गया था, शून्य सहित, ये तो हो गई धनात्मक, और ऋणात्मक कौन से नंबर हो गए, ऋणात्मक वाले ये हो गए। तो शून्य सहित धनात्मक एवं ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या के समूह को पूर्णांक संख्या कहते हैं। मेन पॉइंट ये वाला था, शून्य शामिल है इसमें। ये ऋणात्मक पूर्णांक हो गए, ये कौन से पूर्णांक हो गए, ऋणात्मक पूर्णांक, और ये कौन से पूर्णांक हो गए, धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक। अब यहाँ पे देखिए, इनको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, धनात्मक पूर्णांक को, अगर किसी संख्या के आगे कोई चिन्ह नहीं है तो वहां पे हम प्लस का चिन्ह कंसीडर कर लेते हैं। इनको ऐसे भी लिख सकते हैं, +1 +2 +3 और +4 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो यहाँ पे अब अगर पूछा जाता है हमसे परीक्षा में, या किसी कोई जैसे ओरल पूछता है कि ऋणात्मक पूर्णांक कौन से होते हैं,
तो यहाँ ऋणात्मक पूर्णांक बता रहे हैं -4, -3, -2, -1 और धनात्मक पूर्णांक कौन से बनाने हैं 1 2 3 4 डॉट 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 जहाँ तक काउंट कर सकते हैं। तो पूर्णांक संख्या को हमने समझा शून्य से धनात्मक एवं ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या के समूह को पूर्णांक संख्या कहते हैं। अब इसमें इन नंबरों को हमने काउंट किया -4, -3, -2, -1 ये कौन से पूर्णांक है, ये ऋणात्मक पूर्णांक है। और ये वाले 1 2 3 4 ये कैसे हैं, धनात्मक पूर्णांक। इस तरह से हमने जो है पूर्णांक संख्या में ही धनात्मक पूर्णांक जान लिया और ऋणात्मक पूर्णांक जान लिया और क्या जान लिया, धनात्मक पूर्णांक। इसके बाद जो है अब हम लिखते हैं कि परिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं। आइए अब देखते हैं कि परिमेय संख्याएं कैसी होती हैं। ऐसी संख्या समझने से पहले चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें जिससे जो है सब्सक्राइबर की संख्या बढ़ सके और आप लोगों को पढ़ाने में मजा आ सके। आप देखिए सबसे पहले हमने लिखा है परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याओं को कैसे डिफाइन किया जाएगा, हम कैसे जानेंगे कि ये परिमेय संख्याएं हैं। तो इन्हें इसकी डेफिनेशन याद रखनी है कि वैसी संख्या जो एक पूर्णांक को दूसरे पूर्णांक, वैसी संख्या जो एक पूर्णांक को दूसरे पूर्णांक शून्य को छेड़कर, शून्य को, ये पॉइंट याद रखना है, शून्य को छोड़कर भाग देने पर प्राप्त होती है परिमेय संख्या कहलाती है। देखिए ये वाली 2/5 माइनस का 20/9 और यहाँ पे लिखा हुआ है √9/25। इस संख्या को मैं पहले समझा दे रहा हूँ, उसके बाद जो है आगे की बात बताऊंगा। यहाँ पे हमें ये देखना है 9/25, ये एक परफेक्ट स्क्वायर लिखा हुआ है। कैसा लिखा हुआ है, पूर्ण वर्ग संख्या। परफेक्ट स्क्वायर मतलब पूर्ण वर्ग संख्या लिखी हुई है। यहाँ हम इसे देखिए √9/√5, तो √9 यानी इसका 9 का वर्गमूल 3 और 25 का वर्गमूल 5। तो यहाँ ये हमें जो है बटे के रूप में। अब मेनली हम यहाँ से एक पॉइंट निकालने वाले हैं कि संख्याएं कैसी लिखी होंगी, P/Q। P/Q का मतलब क्या होता है कि भिन्न के रूप में जो संख्या लिखी होगी, जो भी संख्या भिन्न के रूप में लिखी होगी वो संख्या कैसी होगी, परिमेय संख्या होगी। अब यहाँ पे ये एक परिमेय संख्या है, क्यों है, क्योंकि यहाँ इसकी वैल्यू हमें 3/5 प्राप्त हो रही है। अगर ऐसे ही अभी अपरिमेय संख्याएं बताएंगे तब उसमें बताएंगे, अगर ऐसा ही लिखा होता √5/√7 तो ये एक परिमेय संख्या नहीं है। ये परिमेय संख्या नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ये क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अगर परफेक्ट स्क्वायर होता तो ये एक परिमेय संख्या होती। आप देखिए, और मेनली याद रखना है, और शून्य को छोड़कर। अब देखिए ये पॉइंट जो हाईलाइट किया है हमने कि शून्य को छोड़कर, तो हमेशा याद रखना अगर ये 8 लिखा हुआ है इसमें हम 0 से डिवाइड करते हैं तो हमें मान जो है अनंत प्राप्त होगा। कितना प्राप्त होगा, अनंत प्राप्त होगा। तो ये कैसा है, ये कोई भी संख्या नहीं है। अब यहाँ देखिए, इसीलिए शून्य को छोड़कर बात बताई गई थी। शून्य का किसी भी संख्या में हम भाग देते हैं तब अनंत प्राप्त होता है, और शून्य में अगर किसी संख्या का भाग देंगे तो कितना प्राप्त होगा, शून्य। याद रखना है, अगर शून्य से भाग दिया गया तो अनंत आएगा और शून्य में भाग दिया गया है तो 0 आएगा। इस तरह से परिमेय संख्याओं को मेनली हमने किस तरीके से जानना है कि ये P/Q के रूप में लिखी होंगी। P/Q का मतलब भिन्न के रूप में। अगर अंडर रूट लगा हुआ है, अंडर रूट में परफेक्ट स्क्वायर है, तब तो ये परिमेय संख्या है, अदरवाइज ये परिमेय संख्या नहीं है। अब देखिए अपरिमेय संख्याओं को हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सी अपरिमेय संख्या है। आइए देखते हैं कि अपरिमेय संख्याओं को कैसे डिफाइन करेंगे। देखिए अपरिमेय संख्याओं को डिफाइन करने के लिए क्या है, वैसी संख्याएं जो वर्गमूल यानी कि करड़ी का चिन्ह, अंडर रूट बोलते हैं इसे, करड़ी का चिन्ह अंतर्गत हो, वैसी संख्या जो करड़ी के चिन्ह के अंतर्गत हो किंतु पूर्ण वर्ग ना हो, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। अभी हमने बताया था अगर पूर्ण वर्ग निकल आती हैं तो वो परिमेय संख्याएं हो जाएंगी, और पूर्ण वर्ग नहीं निकलती हैं, परफेक्ट स्क्वायर नहीं निकलता है, तो वो कैसी संख्या हो जाएंगी, अपरिमेय संख्या। एग्जाम्पल देखिए, √3 लिखा हुआ है, √5 लिखा हुआ है, उसके बाद √2/7 लिखा हुआ है, √5/7 लिखा हुआ है। तो ये सभी संख्याएं कैसी लिखी हुई है, अपरिमेय संख्या है और पूर्ण वर्ग नहीं है। एक बार फिर समझ लीजिए, इस पॉइंट को मैं फिर से हाईलाइट कर दे रहा हूँ। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है अंडर, इस पॉइंट को पूर्ण वर्ग वाला 64/9, तो यहाँ पे हमें पता है कि √64 और √9, √64 को 8 लिख सकते हैं और इसको 3। तो यहाँ पे इस वैल्यू, ये वाली वैल्यू हमें कितनी प्राप्त हुई,
अंडर रूट 64/9 इसका पूर्ण वर्ग संख्या थी तो 8/3। तो ये अपरिमेय संख्या नहीं है। कैसी संख्या हो गई? ये परिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या पूर्ण वर्ग संख्याओं में नहीं दी गई होंगी, लेकिन उन पर करड़ी का चिन्ह लगा होगा। तो इस तरह से हम इन्हें पहचान लेंगे। अब देखते हैं कि वास्तविक संख्याएं कौन सी होती हैं। अगली संख्या की तरफ बढ़ते हैं। आइए देखते हैं कि अब क्या है। अब हमारे सामने लिखा हुआ है बोर्ड पे वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याओं को हम कैसे समझेंगे? देखिए, परिमेय व अपरिमेय संख्याओं के, क्या लिखा हुआ है? परिमेय व अपरिमेय संख्याओं के एकत्रित परिवार को वास्तविक संख्या कहते हैं। जो परिमेय संख्याएं हैं और अपरिमेय संख्याएं हैं, उनका जो एकत्रित परिवार यानी कि परिमेय और अपरिमेय दोनों को मिला के अगर हम लिख देंगे तो वास्तविक संख्याएं हो जाएंगी। अभी हमने बताया था एग्जाम्पल में, क्या बताया था? जैसे लिखा हुआ है अंडर रूट 3, 5/4 और अंडर रूट 3/7। ये ऐसी संख्याएं अगर लिखी हुई हैं, सभी मिला के लिखी हुई, जिनमें कौन सी संख्याएं शामिल हो? परिमेय संख्याएं भी शामिल हो और अपरिमेय संख्याएं भी शामिल हो। तो इन दोनों संख्याओं से जो समूह बनेगा, ये परिवार जो इनका बनता है, उसे क्या कहेंगे? उसे हम वास्तविक संख्याएं कहेंगे। तो यहाँ से एक बात क्लियर हुई कि अपरिमेय संख्याओं और परिमेय संख्याओं को अगर हम एकत्रित करके लिख देंगे तो हमें जो है वास्तविक संख्याएं प्राप्त हो जाएंगी। अब देखते हैं कि भाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं। भाज्य संख्याओं के बारे में और अभाज्य संख्याओं के बारे में समझते हैं। आइए देखते हैं कि अब हम समझते हैं बोर्ड पे लिखी हुई भाज्य संख्याएं। देखिए, भाज्य संख्याओं को कैसे पहचानेंगे? जिन संख्याओं को किसी भी संख्या से विभाजित किया जा सकता है, भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। मतलब कि जो भी संख्याएं हमें दी गई होंगी, अगर उनमें किसी भी संख्या से भाग हम दे सकते हैं तो वो कैसी संख्या है? भाज्य संख्या है। देखिए, एग्जाम्पल के तौर पे हम समझने की कोशिश करेंगे। 4 को देखिए हम 2 से विभाजित कर सकते हैं। 2 का डिवाइड करो, 2 दूनी 4, कैंसिल हो गया। उसके बाद 6 लिखा हुआ है, 2 तिया 6, ये भी हो गया। अब देखिए 8 लिख लीजिए, 2 चौके 8। तो ये कैसी है? हमें कौन कौन सी संख्या मिली? 4 मिली, 6 मिली, 8 मिली। अब इसके बाद देखिए 9 में 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 त्रिका 9, 3 3 9। तो कितना मिला? कुछ नहीं मिला, तो एक 9 आ गई। मतलब कि ऐसे ही एक 10 हो जाएगी, फिर 12 हो जाएगी, फिर 14 हो जाएगी। मतलब जिन संख्याओं को किसी भी संख्या से हम विभाजित कर सकते हैं वो सभी संख्याएं कैसी हैं? भाज्य संख्याएं हैं। किसी भी मतलब यही नहीं कि 2 से कंडीशन आती है, सम संख्या हम वो भी बताएंगे। यहाँ पे कंडीशन है कि विभाजित करना है। अब ये जरूरी नहीं कि 2 से ही करें, किसी भी संख्या से अगर हम भाग ले सकते हैं तो वो कैसी संख्या है? भाज्य संख्याएं हैं। अब देखेंगे अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं। अभाज्य संख्याएं, आइए देखते हैं अब अभाज्य संख्याओं के बारे में। अभाज्य संख्याएं या ऋण संख्याएं। ऋण संख्याएं भी अभाज्य संख्याएं, इन दोनों नाम से जाना जाता है। या तो अभाज्य संख्याएं बोल सकते हैं या ऋण संख्याएं बोल सकते हैं। तो देखिए इन्हें कैसे डिफाइन करते हैं। उस संख्या को ऋण संख्या कहा जाता है। उस संख्या को ऋण संख्या कहा जाता है जिनमें एक, याद रखना है, जिनमें एक या उसी संख्या के अतिरिक्त किसी दूसरी संख्या से भाग न लगे। मतलब या तो एक का भाग चला जाएगा या स्वयं जितनी संख्या दी गई होगी उसी संख्या से हम उसे भाग कर सकते हैं। किसी दूसरी संख्या से भाग नहीं दिया जा सकता है। जैसे देखिए सबसे पहले 2। अब याद रखना है 2 एक अभाज्य संख्या है। यही सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी है जिसमें स्वयं का तो भाग चला जाता है। उसके बाद देखिए 3, उसके बाद बताइए 5। अब ये जो भी संख्या हम लिख रहे हैं इनमें डिवाइड करके देख लेना। 2 में 2 का भाग चला जाएगा, 3 में 3 का जाएगा, 5 में 5 का जाएगा। उसके बाद जो है कोई भी दूसरी संख्या से भाग नहीं दे सकते। अब 7 में भी 7 का ही भाग जाएगा, किसी भी दूसरी संख्या से भाग नहीं जाएगा। उसके बाद 8, 9 ये भी नहीं। उसके बाद 11 में भी जो है किसका भाग जाएगा? 11 का ही भाग जाएगा, ना कि और संख्या से। 11 के बाद 13, ऐसे ही बढ़ते चले जाएंगे। 14, 15, 16, 17, 19 के बाद 21 में भाग जाता है किसी का? नहीं जाता है, 3 का चला जाता है। 21, उसके बाद 23। तो ये सभी संख्याएं कैसी हैं? ये सभी संख्या अभाज्य संख्याएं हैं या ऋण संख्याएं, जहां तक लिख सकें जितनी। तो यहाँ मेनली एक ही बात याद रखनी है, या तो एक का भाग चला जाएगा या जो संख्या दी गई है उसी संख्या का भाग जाएगा। जैसे 11 दिया गया, इसमें 1 से तो डिवाइड हो जाएगा लेकिन किसी दूसरी संख्या से विभाज्य नहीं होगा। 11 केवल 11 से, 11 एकम 11।
11 उसी संख्या से ही डिवाइड होगा, अदरवाइज किसी भी संख्या से जो है हम इसे विभाजित नहीं कर सकते। अब देखते हैं कि अगली संख्या क्या है। आइए अब देखते हैं हमारे बोर्ड पे अब लिखा हुआ है जुड़वा अभाज्य संख्याएं और यौगिक संख्याएं। तो एक एक को क्लियर करते हैं। पहले देखते हैं जुड़वा अभाज्य संख्याएं। उन अभाज्य संख्याओं के जोड़े को, इसमें क्या बन रहा है, जोड़ा बनेगा। अगर जुड़वा है तो जोड़ा बनेगा, और अभाज्य है तो अभाज्य संख्याओं का ही जोड़ा बनेगा। उन अभाज्य संख्याओं के जोड़े को अभाज्य संख्या कहा जाता है जिनमें 2 का अंतर होता है। जिन संख्याओं में हमें अंतर कितने का चाहिए होता है, 2 का। ठीक है, देखिए यहाँ पे 11 और 13 कितने का अंतर मिल रहा है, इनमें 2 का अंतर मिल रहा है। उसके बाद देखिए यहाँ पे देखिए 17 और 19 कितने का अंतर मिला है इन दोनों से, हमें 2 का। तो ये संख्याएं जो कैसी संख्या है, जुड़वा अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या इनमें भी किसी से भाग नहीं जाएगा, ना 13 में जाएगा, ना 17 में किसी संख्या से भाग जाएगा, ना 19 में। तो ये संख्याएं अगर जोड़े के रूप में है और अंतर 2 का दिया जाएगा तो कौन सी संख्याएं हो जाएंगी, जुड़वा अभाज्य संख्या। अब देखिए यौगिक संख्याएं कौन सी होती हैं। यौगिक संख्या जिन संख्याओं में एक या उसके अतिरिक्त दूसरी संख्या से भाग लगे, यानी कि अभी हमने पढ़ा था अभाज्य संख्या में दूसरी संख्या से भाग न लगे, लेकिन इसमें क्या है, इसमें दूसरी संख्या से भाग लग जाएगा, भाग लगे, उन्हें यौगिक संख्याएं कहते हैं। मतलब एक से भी भाग जाएगा, किसी दूसरी भी संख्या से हम भाग दे सकते हैं। उसके बाद देखिए क्या कंडीशन है, ये सम, याद रखना ये सम और विषम दोनों होती है। इसमें ये जरूरी नहीं कि सम हो, सम और विषम दोनों होंगी। जैसे देखिए समझिए 4 कैसी एक सम संख्या है, 6 भी सम संख्या है और 8 भी सम संख्या है। ये सम संख्या नहीं है। सम संख्याएं कौन सी होती हैं अभी बताएंगे, जिसमें 2 का भाग चला जाए, और जिसमें 2 का भाग ना जाए वो विषम संख्या है, 2 से भाग चला जाए। अब देखिए यहाँ 4 में 2 का चला जाएगा, 6 में देखिए 2 का भी भाग जाएगा और 3 का भी भाग जाएगा, इसी तरह 8 में 9 में। तो इनमें याद रखना है सम विषम दोनों संख्याएं आती हैं और किसी दूसरी संख्या से भी भाग दे सकते हैं। सम विषम दोनों होंगी, यौगिक संख्याएं कहलाएंगी, और जुड़वा अभाज्य 2 का अंतर होगा। अब देखते हैं सम संख्या क्या होती है और विषम संख्या क्या होती है। आइए देखते हैं कि सम संख्या और विषम संख्याओं के बारे में समझते हैं। देखिए सम संख्या जिन संख्याओं में क्या लिखा हो, जिन संख्याओं में 2 का पूरा पूरा भाग लगे उन्हें सम संख्या कहते हैं। देखिए क्या बताया कि 2 का पूरा पूरा भाग लगे तो वो संख्याएं कैसी होंगी, सम संख्या। याद रखना है सम संख्या अगर दिया गया है तो 2 का भाग लगेगा। जैसे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौकू 8, 2 पंचे 10, 2 छक 12, 2 सत्ते 14, और आगे जितनी भी संख्याएं लिख सको। मतलब ये कहने का अगर 2 से भाग जाता है, 2 से भाग चला जाता है तो कैसी संख्या है, सम संख्या है, और 2 से भाग नहीं जाता है विषम संख्या। देखिए विषम संख्या में क्या याद रखना है, 2 से भाग नहीं जाएगा, क्या होगा, 2 से भाग नहीं जाएगा। अगर 2 से भाग नहीं जाता है तो उन्हें क्या कहेंगे, विषम संख्या। जैसे देखिए 3 में क्या 2 का भाग चला जाएगा, नहीं जाएगा। 5 में जाएगा, नहीं जाएगा। इसी तरह अगर 2 का भाग चला जाता है तब तो वो सम संख्या है, और अगर 2 का भाग नहीं जाता है तो उन्हें विषम संख्याओं के अंतर्गत रखा जाएगा। अब इनसे संबंधित जो परीक्षा पैटर्न में जो बदलाव हुए हैं, जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंपोर्टेंट फैक्ट्स हैं, उनके बारे में समझते हैं कि इनसे संबंधित परीक्षा में क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं। आइए देखते हैं अब जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जिन्हें आप अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं उन पॉइंट्स को मैं क्लियर कर रहा हूँ। एक बार मैं स्क्रीन पूरा दिखा रहा हूँ, देखिए इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लें, अपनी कॉपी में नोट कर लें। वीडियो को रोक के आप सभी पॉइंट को नोट कर सकते हैं। फिर अब देखिए सबसे पहला इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, सम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। ये दिए गए हैं जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। अभी इनके बाद में कुछ और भी पॉइंट हैं, सभी को एक एक करके बताऊंगा। देखिए पहला पॉइंट क्या है, 0 तथा 1 ना तो भाज्य संख्या। याद रखना 0 तथा 1 ना तो भाज्य संख्या है और ना तो अभाज्य संख्या है। ये 0 और 1 भाज्य संख्या भी नहीं है और अभाज्य संख्या भी नहीं है। परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट पॉइंट है। 0 एक सम संख्या है। कैसी संख्या है, 0 जो है एक सम संख्या है। उसके बाद तीसरा पॉइंट देखिए, 0 एक परमेय संख्या भी है। सम संख्या के साथ साथ 0 कैसी है, एक परमेय संख्या भी है। अब सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट देखिए, 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट बनता है, परीक्षा के लिए पूछा जा सकता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। तो याद रखना सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, 2। उसके बाद 5 नंबर वाला पॉइंट देखिए,
दो ही एक ऐसी संख्या है जो सम संख्या भी है तथा अभाज्य संख्या भी है। ये भी इम्पोर्टेंट, सभी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, सभी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, सभी परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। दो ही एक ऐसी संख्या है जो सम संख्या भी है, कैसी संख्या, सम संख्या भी है तथा अभाज्य भी है। अभाज्य कैसे, दो को दो के अतिरिक्त किसी भी संख्या से विभाजित नहीं किया जा सकता है। अब यहाँ पे देखिए अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट दिया गया है दो के अतिरिक्त कोई भी सम संख्या अभाज्य संख्या नहीं होती है। बिल्कुल सही पॉइंट है, दो ही एक ऐसी सम संख्या है जो अभाज्य संख्या नहीं होती है, दो के अतिरिक्त। अगर जैसे हमने 4 ले लिया, 4 कैसी है, सम संख्या है। अब लेकिन 4 सम संख्या, लेकिन ये अभाज्य संख्या नहीं है 4, इसलिए इसको कैंसिल कर दें। दो के अतिरिक्त कोई भी संख्या सम संख्या अभाज्य संख्या नहीं होती है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब यहाँ पे पॉइंट नंबर 7 को देखिए, दो को छोड़कर सभी अभाज्य संख्याएं, दो को छोड़कर सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्या होती हैं। सही पॉइंट है, सभी अभाज्य संख्याएं कैसी होती हैं, विषम संख्याएं, परंतु सभी विषम संख्याएं, परंतु सभी विषम संख्याएं अभाज्य संख्याएं नहीं होती। अब देखिए इस पॉइंट को क्लियर करिए। अभाज्य संख्या ली हमने, जैसे कि हमने अभाज्य संख्या ली 11, 11 एक कैसी अभाज्य संख्या है, ये एक विषम संख्या में भी शामिल होगी। किसमें शामिल होगी, विषम संख्या। ये पॉइंट तो क्लियर हो गया। अब इस परंतु सभी विषम संख्या, अब हमने विषम संख्या ले ली, विषम संख्या जिसमें 2 से डिवाइड नहीं, जैसे 9 ले ली। विषम संख्याएं कौन सी होती हैं, विषम संख्याएं बेसंख्या। देखिए अब हमने एक यहाँ पे विषम संख्या ले ली 9, 9 विषम संख्या। विषम संख्या का हमने बताया था जिस संख्या में 2 से भाग नहीं जाए वो संख्या कौन सी होगी, विषम संख्या। तो इसमें 2 का भाग नहीं जा रहा है, ये कैसी होगी, विषम संख्या। क्या ये अभाज्य संख्या है, ये अभाज्य संख्या नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें जो है 3 से हम 3 त्रिक 9 कर सकते हैं। तो यहाँ से पॉइंट जो क्लियर हुआ वो क्या था, 2 को छोड़कर सभी संख्याएं विषम संख्या होती हैं। अभाज्य संख्याएं कैसी होती हैं, विषम संख्या होती हैं, परंतु सभी विषम संख्या अभाज्य संख्या नहीं होते। इतना क्लियर करने के बाद पॉइंट 7 क्लियर हो गए थे। अब हम अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं कि अगले पॉइंट कौन कौन से हैं। अब देखते हैं कि अगली पॉइंट क्या है। देखिए पॉइंट नंबर 8, 9, 10 ये 10 पॉइंट इंपोर्टेंट थे। इनके बाद जो कुछ क्वेश्चन और पूछे जाते हैं ट्रू फॉल्स में वो बताएंगे। देखिए इससे पहले जो है वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, जो है सब्सक्राइबर की संख्या को बढ़ाएं। अब यहाँ पे देखिए जो है हमें दिया गया पॉइंट नंबर 8, दो सम संख्याओं को जोड़ने पर सदैव एक सम संख्या प्राप्त होती है। याद रखना इंपॉर्टेंट पॉइंट है, परीक्षा में पूछा जाता है कि दो सम संख्याओं को जोड़ने पर सदैव एक सम संख्या प्राप्त होती है। अगर ऐसा आता है तो इसे ट्रू कर देना। देखिए कैसे, इसका एक फार्मूला याद रखना है। सम संख्याओं को इवन नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं, दो सम संख्या, तो इवन प्लस इवन इक्वल टू इवन, ये फार्मूला याद रखना है। यहाँ पे अगर सम संख्या में सम संख्या जोड़ेंगे तो हमें सम संख्या ही प्राप्त होगी। जैसे 2 एक सम संख्या है, उसके बाद इसमें हमने 4 को ऐड किया, कितना हो गया 6। देखिए सम संख्या में हमने सम संख्या को ऐड किया तो हमें सम संख्या ही प्राप्त हुई, ये कथन सही है। दूसरा वाला देखिए, दो विषम संख्याओं का योग भी सदैव एक सम संख्या होता है। विषम संख्या, इसको E4 हम लिखे दे रहे इवन, इवन नंबर याद रखना, इंग्लिश में है इवन नंबर। विषम संख्या क्या कहते हैं, ओड, ओड नंबर, ऑड नंबर, इन्हें कहते हैं ऑड नंबर। तो यहाँ पे लिखा हुआ है दो विषम संख्याओं का योग भी सदैव एक सम संख्या होती है। देखिए कैसे, दो विषम संख्याओं को, तो O प्लस O, ऑड नंबर एक कैसी होगी, सम संख्या। ये फार्मूला इसका याद रखना, ये सभी जनरेट किए हुए फार्मूले हैं, बनाए हुए इसलिए क्योंकि जो है इससे जो है फार्मूला बनाने समय आसानी रहती है सवाल करने। तो दो विषम संख्याओं का योग भी सदैव एक सम संख्या होती है। देखिए दो विषम संख्या हमने बताया था, सम संख्या जिनमें 2 का भाग चला जाए, सम 2 से डिवाइड होंगी और विषम 2 से डिवाइड नहीं होंगी। तो जो 2 से डिवाइड नहीं होंगी, एक तो 3 हो गई और दूसरी कौन सी होगी, विषम संख्या जिसमें 2 का भाग नहीं जाता है। देखिए हमने 5 कंसीडर कर लिया, 2 का भाग 5 में भी नहीं जाएगा। तो 3 और 5 को अगर हम जोड़ते हैं, दोनों कैसी हैं, विषम संख्याएं हैं। अगर 3 में हमने 5 को जोड़ा तो हमें मिला 8। अब 8 देखिए कैसी होगी, एक सम संख्या निकल के आई, 2 का भाग 8 में चला जाएगा। तो ये पॉइंट भी सही है, दो विषम संख्याओं का योग भी सदैव एक सम संख्या होती है। अब देखिए 10वां पॉइंट क्या है हमारे पास, एक सम संख्या
तथा एक विषम संख्या को जोड़ने पर हमेशा एक विषम संख्या प्राप्त होगी। इस पॉइंट को हम चेक किए ले रहे, एक सम संख्या तथा एक विषम संख्या। सम संख्या को हमने किससे रिप्रेजेंट किया, ई से। विषम संख्या को हमने किससे लिखा है, ओ से। तो फार्मूला बना ई प्लस ओ। अब क्या प्राप्त हो रहा है, विषम संख्या प्राप्त हो रही है, ओ प्राप्त हो रहा है। ये फार्मूला जनरेट हुआ है यहाँ से। अब देखिए इसे प्रूव कैसे करेंगे। एक सम संख्या, सम संख्या हम ले रहे हैं 2। उसके बाद देखिए विषम संख्या हमने ले ली 3। विषम संख्या कितनी ले ली, 3। यही जरूरी नहीं कि हम 2 3 ही लें, कोई भी ले सकते हैं, हम समझाने के लिए बता रहे हैं, बस पॉइंट याद रखने हैं ये। अब देखिए अब क्या होता है, 2 और 3 को, 2 तो सम संख्या होगी हमारे पास, 3 विषम संख्या होगी। जब 2 में 3 को ऐड किया तो 5 निकल के आया। 5 कैसी संख्या है, ऑड नंबर। भाई तो फार्मूला बना, एक सम संख्या जोड़ा एक विषम संख्या, क्या निकल गया, एक विषम संख्या। 2 में 3 को जोड़ा 5 मिला। 5 कैसी संख्या है, ऑड नंबर। कैसी संख्या है, ये था ऑड नंबर, ये था इवन नंबर। इस तरह से ये हमारे 10 पॉइंट क्लियर हुए। स्क्रीनशॉट ले लें अपने नोट्स में, इनको क्लियर कर लें, विद एग्जाम्पल लिखने हैं, जिससे जो है समझने में आसानी रहे। इस तरह क्वेश्चन ट्रू फॉल्स में पूछे जाते हैं। अब देखो परीक्षा में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो परीक्षा में पूछे गए हैं, इन्हीं के ट्रू फॉल्स वो अब दिखाएंगे कैसे पूछे गए हैं। आइए देखते हैं कि परीक्षा में इस जो है संख्याओं से संबंधित किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 4 स्टेटमेंट दिए जाते हैं जिनमें ट्रू फॉल्स देखना होता है। लिखा होता है ऊपर प्रश्न में कि ऊपर दिए गए कथन में कौन सा कथन सत्य है। तो इस टाइप से कथन दे दिए जाएंगे और आपसे पूछा जाएगा कि इन कथनों में कौन सा कथन सत्य है। तो सबसे पहले देखिए, सभी अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। अभी हमने पढ़ा था, अभी हमने क्या बताया था क्लास स्टार्ट में, संख्याएं बताई थी। वास्तविक संख्याएं किन्हें कहते हैं, जिसमें वास्तविक संख्याएं किसे कहते हैं, जिसमें कौन कौन सी शामिल हो, परिमेय और अपरिमेय। परिमेय और अपरिमेय अगर संख्याएं शामिल हैं तो वो संख्याएं कौन सी होती हैं, वास्तविक संख्या। तो इसमें यहाँ केवल इन्होंने क्या बात कही है, सभी अपरिमेय संख्याएं। नहीं, सभी अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं नहीं हो सकती हैं। तो ये स्टेटमेंट कैसा हो गया, इनका गलत हो गया। बस इसी यही चीज पकड़नी है, इसीलिए हमने बताया था वो पॉइंट क्लियर करने हैं, अपने नोट्स में लिखने हैं, याद करने हैं, समझने हैं उनको। तो ये पॉइंट तो गलत हो गया। अब यहाँ पे दूसरा पॉइंट देखिए क्या लिखा हुआ है, सभी भाज्य संख्याएं सम संख्याएं कहलाती हैं। देखिए सभी भाज्य संख्याएं कौन सी हमने बताया, जिनमें 2 से या 2 के अतिरिक्त किसी भी संख्या से भाग चला जाए, वो संख्याएं कैसे होती हैं, भाज्य संख्याएं। सम में क्या होगा, सम की कंडीशन होती है केवल 2 से भाग जाएगा। किससे भाग जाएगा, 2 से, और इसमें 2 3 किसी भी संख्या दे सकते हैं। तो जैसे यहाँ हमने एक कंसीडर किया 9, भाज्य संख्या हमने एक 9 ले ली, तो 9 का भाग क्या 2 में चला जाएगा, देखिए करके, 2 चौके 8, एक शेषफल आ गया। तो क्या ये भाज्य हो गई संख्या, क्या ये 9 सम संख्या हो गई, नहीं हुई। सभी भाज्य संख्याएं सम संख्याएं कहलाते हैं। तो ये भी कथन कैसा हो गया, गलत हो गया इनका। अब देखिए, सभी भाज्य संख्याओं तथा सम संख्याओं का योग एक सम संख्या होती है। देख लीजिए यहाँ, अभी हमने भाज्य संख्या कौन सी ली, 9, सम संख्या कौन सी ली हमने, 2, 9 + 2 किया, ये तो बताया ना। सभी भाज्य संख्याओं तथा सम संख्याओं का योग एक सम संख्या होती है। एक 9 कैसी होगी, भाज्य संख्या, और सम संख्या 2, तो इनको हमने ऐड किया तो कितना निकल के आया, 11। 11 कैसी संख्या है, क्या सम संख्या है। अभी हमने बताया सम संख्या कौन सी होगी, जिनमें 2 से भाग चला जाएगा। क्या 2 का भाग 11 में चला जाएगा, देखिए 2 पंचे 10, कितना शेषफल मिला, 1। इसका तो भाग नहीं गया। तो सभी भाज्य संख्या तथा सम संख्याओं का योग एक सम संख्या होती है। ये भी स्टेटमेंट इनका गलत हो गया। अब देखते हैं आगे के और स्टेटमेंट हैं, 10-12 हैं, वो सभी करा दे रहे हैं इसी सेशन में। देखते हैं आगे वाले कौन से हैं। आइए देखते हैं कि अब अगले इंपोर्टेंट पॉइंट क्या है, ट्रू फॉल्स चलते हैं। परीक्षा में बहुत पूछे जाते हैं, बड़े अच्छे ढंग से उनको रटना है, तैयार करना है, समझना है कैसे करने हैं। देखिए अब देखते हैं कि इसमें पूछा गया, सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होती है, नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों, अभी हमने बताया था कि गिनती वाली संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। 1 2 3 4 ये कैसी हैं, प्राकृतिक संख्याएं। सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होगी, नहीं। प्राकृतिक संख्याओं में अगर हम 0 शामिल कर दे रहे हैं तो ये कैसी संख्याएं हो गई, प्राकृतिक संख्याओं में 0 शामिल कर देंगे तब पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं, ना कि पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होती है। यहाँ देखिए, सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है, बिल्कुल सही। देखिए ये वाला पॉइंट है, सभी अभाज्य संख्या विषम संख्या होती है। देखिए अभाज्य संख्या हमने ले लिया 11 है,
और विषम संख्याएं कौन सी होती हैं? विषम संख्याओं में हमने बताया था, पॉइंट को नोट कर लेने हैं सभी को, स्क्रीनशॉट ले लें, आप वीडियो को रोक के जो है अपना पॉइंट नोट कर लें सभी लोग। देखिए आप, सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्या होती हैं। अभाज्य संख्या हमने ले ली 11, कौन सी ले ली? 11। विषम संख्याएं कौन सी होती हैं? जिनमें 2 से भाग ना जाए, ठीक है। तो सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्या होती है। क्या इसमें 2 का भाग चला जाएगा? देखिए सभी अभाज्य संख्याएं कैसी होती हैं? विषम संख्या है, तो इसमें 2 का भाग चला जाएगा। तो ये स्टेटमेंट कैसा हो गया हमारा? सभी अभाज्य नहीं, क्या पूछा? हाँ, अभाज्य संख्याएं विषम संख्या होती हैं। सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्याएं होती हैं। नहीं, यहाँ पे अभाज्य नहीं आना चाहिए, यहाँ पे भाज्य है, यहाँ पे भाज्य आएगा। सभी भाज्य संख्याएं विषम संख्याएं होती हैं। अब यहाँ चेंज कीजिए, जैसे यहाँ पे 9 लिखा हुआ है, 9 कैसा लिखा हुआ है? भाज्य संख्या। और विषम संख्या, ये पॉइंट कुछ गलत लग रहा है, दोबारा चेक कर रहे हैं इसको, वीडियो रोक दो। हाँ, यहाँ पे भाज्य संख्या होगा, अभाज्य संख्या नहीं होगा। अभी मैंने चेक किया, देखिए सभी भाज्य संख्याएं विषम संख्याएं होती हैं। सभी भाज्य संख्या हमने ले लिया, कंसीडर कर रहे हैं 15 को। 15 कैसी है? एक भाज्य संख्या, ठीक है। और उसके बाद क्या पूछा गया है? विषम संख्या होती है। तो विषम संख्या कौन सी होती है? जिसमें जो है 2 से डिवाइड हो जाए। तो देखिए इसमें क्या 2 से डिवाइड हो रहा है? नहीं होगा। क्या पूरा पूरा हम इसे डिवाइड कर सकते हैं? देखिए 15 में अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 7 14, एक रिमाइंडर बच जाएगा। तो ये स्टेटमेंट कैसा हो गया? इनका गलत हो गया। अगला देखिए, सबसे ज्यादा बेहद इंपॉर्टेंट, परीक्षा की दृष्टि से बहुत पूछा जाता है, पाई एक परिमेय संख्या है। पाई एक परिमेय संख्या है, गलत। कैसी संख्या है? इसे याद रखना, अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय, इस पॉइंट को नोट कर लीजिए कॉपी में। कैसी संख्या है? पाई एक परिमेय संख्या नहीं होती है। अगर परिमेय संख्या दिया गया है तो गलत है। कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या। अब देखिए यहाँ पे -√4 एक काल्पनिक संख्या होती है। यहाँ देखिए -√4 ये क्या दिया गया? अभी हमने जब पूर्णांक पढ़ाए थे तब पूर्णांक में धनात्मक पूर्णांक बताया था और ऋणात्मक पूर्णांक बताया था। यहाँ देखिए 4 और √4 का मान कितना हो जाएगा? देखिए √4 का मान 2, तो यहाँ से क्या निकल के आया? -2। तो क्या ये काल्पनिक संख्या है? नहीं। कैसी संख्या? अधिक संख्या, ऋणात्मक पूर्णांक में शामिल हो जाएगा। इस तरह से ये 8 पॉइंट क्लियर हुए। 2 पॉइंट और बचे हुए, उनको भी क्लियर कर देते हैं। अभी देखिए 2 पॉइंट क्या है, आइए देखते हैं कि अगले पॉइंट हमारे जो बोर्ड पे लिखे हुए हैं। 10 पॉइंट है, इंपोर्टेंट पॉइंट है। देखिए 22/7, 3.14 सभी परिमेय संख्या नहीं होती हैं। सभी परिमेय संख्या नहीं होती हैं। देखिए इन्होंने बताया है कि सभी परिमेय संख्या नहीं होती, जबकि ये तो परिमेय संख्या के रूप में लिखा हुआ है। ये किसका मान होता है? याद रखना आपने, ये पाई का मान होता है और इसका ही डिवाइड इसमें किया जाएगा, तो ये 3.14 निकल के आता है। तो ये स्टेटमेंट कैसा हो गया इनका? गलत। इसको भी याद रखना है। अब देखिए 1/1, 0/1, 1/0 और तो 1/1 की हम वैल्यू कितनी निकाल लेते हैं? 1। फिर 0 में किसी संख्या भाग देते हैं 0, और अगर 0 का किसी संख्या में भाग दिया तो अनंत। अब लिखा हुआ है 0/0, इसका मान कैसा हो जाएगा? अनिश्चित। अनिश्चित, इसका मान कैसा हो जाएगा? अनिश्चित। 1/1 का मान 1 और 0 में किसी संख्या से भाग देते हैं तब 0 आता है। 0 का भाग अगर किसी संख्या में कर देते हैं तो अनंत। बाद बाकी 0/0, तो ये अनिश्चित। सभी परिमेय संख्या है, बिल्कुल गलत। ये कैसा है? अपरिमेय संख्या। तो यहाँ से जो है 22/7, 3.14 सभी परिमेय संख्या नहीं होती है। ये भी जो है गलत मान दिया गया है, तो इसको हमने क्रॉस कर दिया। आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं। कल हम पढ़ेंगे विभाज्यता के नियम और उनसे परीक्षा में जो भी संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन क्वेश्चनों को करेंगे। विभाज्यता के नियम के साथ साथ ही एक नियम क्वेश्चन, इस तरह से क्लास होगी। तो कल के लिए तैयार रहें आप सभी लोग। विभाज्यता के नियम पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये अच्छी तरह से आप लोगों ने क्लियर किया होगा। आज के लिए धन्यवाद। सभी मित्रों को एक बार फिर जय श्री श्याम। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।